हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, आज अपना जो टॉपिक चलने वाला है शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो बात आती है कि सर कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है। तो आइए जुड़ते हैं अपन टॉपिक के साथ और एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, कैपेसिटर। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब मेरी बात सुनो, कैपेसिटर तो क्या है बेटा, एक तरह की डिवाइस होती है ना, जिसको हम बोलते हैं चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। मतलब कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली जो डिवाइस है उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्विच ऑन किया, है ना, कहीं आपने देखा होगा कि पहले ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट, है ना, तो आपने स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट जल गई। उसके अंदर चोक होता है, एक तो रोटेटर होता है, स्टार्टर बोलते हो आप उसको, एक होता है चोक, चोक कोइल होती है एक, ठीक है। अब आपने जलती हुई ट्यूबलाइट में से चोक कोइल को निकाल लिया, तब भी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डायोड है, जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है, वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही है। तो उन्होंने चार्ज को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। लेकिन अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया और फिर आपने देखा कि ट्यूबलाइट जलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करोगे तो फिर वो नहीं जलेगी, क्योंकि आप उसका चौक निकाल चुके हो। तो एक बार चार्ज स्टोर करने वाली जो कैपेसिटी होती है उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। अब बात आती है कि सर कैपेसिटर तो डिवाइस है, तो फिर कैपेसिटेंस क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि थर्मामीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, थर्मामीटर एक डिवाइस है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस होता क्या है प्रॉपर तरीके से, तो कैपेसिटेंस को अपन है ना सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप है ना पोटेंशियल देते ही जा रहे हो, चार्ज सप्लाई देते ही जा रहे हो, चार्ज सप्लाई देते ही जा रहे हो, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे हम है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज सप्लाई देते हैं, तो वो जो चार्ज सप्लाई है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी पोटेंशियल के। तो चार्ज सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, आप चार्ज सप्लाई ज़्यादा दे रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो चार्ज सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, पोटेंशियल के। दैट मीन्स चार्ज सप्लाई का मतलब क्यू। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी के। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, सी। सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला जाएगा उसको, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर Q इज इक्वल्स टू सी वी हो गया, तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा, लगाओ दिमाग, Q अपॉन V होगा कि नहीं होगा, होगा ना। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। और अगर यहाँ पे मैं कंडीशन ले लूँ, कंडीशन क्या ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू V की वैल्यू मैं 1 वोल्ट कर दूँ, यानी कि मैं किसी भी चीज़ को 1 वोल्ट से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो 1 वोल्ट करने पर C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज which has to be increased by 1 volt that is equal to the capacitance। जो 1 वोल्ट से हम है ना उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कैपेसिटेंस की बात करते हैं कि सर इसकी यूनिट क्या होती है। तो बेटा इसकी यूनिट होती है फैराड। क्या होती है, इसकी यूनिट फैराड होती है, फैराडे नहीं होती। कई बच्चे सोचते हैं फैराडे, नहीं, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसमें 96,500 कूलम चार्ज होते हैं। फैराड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। कहानी समझ में आ रही है ना। चलो, अब फैराड इसकी यूनिट होगी, तो अब बात आती है कि सर डायमेंशन भी बता दीजिए कि डायमेंशन क्या होती है। अच्छा, आपको पता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, और इसको कैसे सोल्व करेंगे, Q अपॉन V का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, W अपॉन Q। तो W अपॉन Q ऊपर चला गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। Q की डायमेंशन क्या होती है चार्ज की, A1 T1, ठीक है। इधर वाले चार्ज की भी क्या हो जाएगी, A1 T1 अपॉन में क्या है बेटा, W। वर्क की डायमेंशन क्या होगी, M1 L2 T माइनस 2। क्या हो जाएगी बताओ, M1 L2 T माइनस 2। अब M1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M माइनस 1, L2 ऊपर जाएगा तो L माइनस 2, ठीक है। अब T माइनस 2 ऊपर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, T1 और T1 T2, और T माइनस 2 भी जाएगा तो T4A2। तो अपने पास कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन निकल कर आई वो अपने पास ये निकल कर आई, ठीक है।
तो ये बेसिकली अपने पास कैपेसिटेंस की छोटी छोटी नॉलेज थी जो आपको पता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो Q और V के बीच में बेटा जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो एक बार देख लेते हैं कि इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अपन ने मान लो Q और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा ग्राफ कैसा आएगा, चलो बताओ, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि Q किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, V के प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, अच्छा स्लोप कैसे निकाला जाता है बताओ मैथमेटिक्स में, टेन थीटा के थ्रू। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया Q, बेस हो गया अपना V, तो Q अपॉन V दैट मीन C। तो इसका जो स्लोप है वो इसके कैपेसिटेंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका स्लोप इसके कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट है क्या? अच्छा एक यूनिट फैरेड भी बोल सकते हैं, एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, Q अपॉन V से। Q का मतलब कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज़। चलो अब अगर अपन बात करें इसके आगे की कि सर इसकी CGS यूनिट क्या होती है, तो CGS यूनिट भी डिस्कस करके बता देता हूँ। याद करो वहाँ पर ने पढ़ी थी, बोलो बोलो क्या पढ़ी थी वहाँ पे, स्टेट, बोलो बोलो कूलाम। यहाँ क्या पढ़ेंगे, स्टेट फैरेड। तो इसकी CGS यूनिट भी अपने पास होती है। ठीक है, यहाँ तक इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बता दो भाई, फिर अपन अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी बोलो, नहीं है? अच्छा कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी देख लो, है ना। देखो मैं आपको बता दूं इसकी डिपेंडेंसी किस किस पे, एक तो ये साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। एक डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, DISTR। ठीक है, चलो तो एक तो साइज पे डिपेंड करता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अच्छा एक मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, तो मटेरियल के नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन किस पे ना, वन सेकेंड, साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है कंडक्टर पे, चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है कंडक्टर पे, इस पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। साइज, उसका शेप, है ना, उसकी पूरी बनावट उस पर डिपेंड कर रहा है। कितना चार्ज आप उसको दिए जा रहे हो, उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा अगर अब तुमने किसी के पास में चार्ज रख दिया, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा भी था कि दो प्लेट है, एक को आपने पॉजिटिव दिया, ठीक है, और उसके इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आ गया, तो दो प्लेट्स के बीच में अगर आप कोई भी अनोदर प्लेट्स रख दोगे या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दोगे, तो अनोदर वाले जो बीच में मटेरियल है ना, उसके पे भी डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनोदर चार्जेस या नेबरहुड चार्जेस प्लेट्स या नेबरहुड प्लेट चार्जेस, कुछ भी बोल दो, तो नेबरहुड चार्जेस पे ये डिपेंड करेगा। बट चार्ज कितने लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो इन दो तीन पे ये डिपेंडेंट होता है और इन पे ये इंडिपेंडेंट होता है। चलो इसके बाद आते हैं अपन कि सर मान लो अगर स्पेरिकल कंडक्टर आ गया, भाई कैपेसिटेंस तो किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, है ना। आपने तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया, लेकिन अगर स्पेरिकल कंडक्टर आ गया तो फिर क्या करोगे। तो स्पेरिकल कंडक्टर वाले केस में क्या कर सकते हैं भैया, वही तो अपन को देखना है। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। तो सबसे पहले किसको कैलकुलेट करो बताओ, पोटेंशियल को कैलकुलेट करो, है ना। अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा पहले उसको देख लेते हैं। देखो अपने पास सपोज करो कि एक कंडक्टर है, क्या है बेटा, एक कंडक्टर है, इसका सेंटर पॉइंट अपन ने O मान लिया, इसकी रेडियस कैपिटल R मान ली। अच्छा अर्थ भी तो एक तरह का कंडक्टर है, क्योंकि चार्ज तो फ्लो होता है, ठीक है, और ग्राउंड भी होता है बराबर, उसको तो चार्ज ज़्यादा पसंद है। अब ये अपने पास एक कंडक्टर है, O वाला इसका सेंटर है, रेडियस अपन ने R मान ली। सपोज करो मैंने इसको कुछ नॉन चार्जेस दे दिए। अच्छा मैं कुछ भी चार्ज दे दूंगा तो बताओ इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव। क्यों, अंदर क्यों नहीं आ रहा चार्ज, क्योंकि मैंने सिखाया कि इंसुलेटर के तो चार्ज वॉल्यूम तक जाता है, पूरा अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन कंडक्टर पे चार्ज कहाँ जाएगा, केवल इसकी आउटर सरफेस पे, यानी कि बाहर बाहर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात आती है कि सर ये तो चलो हमको समझ में आ गया, पर लेकिन ये बताओ इसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसका कैपेसिटेंस होता है भैया, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, होता है कि नहीं होता। C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन V होता है ना। तो अब आप बात करते हैं कि सर इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे।
हाँ भाई, पोटेंशियल क्या होता है कोई बता सकता है क्या फटाफट से? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अपने पास ये पोटेंशियल रहता है भाई, पता है किसी को कि ये पोटेंशियल होता है? या फिर वी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लगाओ दिमाग। हाँ भाई जल्दी बताओ। अब देखो, आपने पढ़ा हुआ है कि स्पेरिकल, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की वजह से जो पोटेंशियल होता है, सिंपल निकाला था भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या? V इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, के क्यू अपॉन आर। निकाला था कि नहीं निकाला था? याद करो, पढ़ा हुआ है सबने, है ना? तो वैल्यू ही तो पुट करनी है जनाब। तो बताओ C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? के क्यू अपॉन, जल्दी जल्दी बोलो, के क्यू अपॉन आर। Q से क्या कैंसिल हो गया? Q। अब K की वैल्यू क्या होती है बेटा? जल्दी बोलो, K की वैल्यू अपने पास होती है 1/4πε0। होती है ना, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सभी ने पढ़ी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 1/K की वैल्यू, जल्दी बोलो, K की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। ऊपर क्या है? R। 1 से 1 कैंसिल, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये भी अपोजिट हो गया। दैट मीन्स आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 4πε0R। ठीक है? अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो चीज़ समझ में आ गई, है ना, कि भाई इसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो होगी 4πε0R। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या घुमा के पूछ लेता है? क्वेश्चन वो घुमा के पूछ लेता है अपने पास कि अर्थ है ना, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। हाँ तो भाई अर्थ के लिए पूछ लेता है। अब भाई साहब देखो, अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सोचो पृथ्वी इतना सारा चार्ज स्टोर करके बैठी है, तो क्या अर्थ इज़ ए बिग कैपेसिटर और नॉट? अगर वो कैलकुलेट कराएगा तो अच्छा दिमाग लगाओ। अर्थ का मतलब रेडियस कितनी होती है? चलो बताओ। 6400 किलोमीटर, मतलब 64 इंटू 10⁵ मीटर बोल दूँ, या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर बोल दो। रेडियस अपन को पता है, चलो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 1/9 इंटू 10⁹ 1 अपॉन में होगा ना, क्योंकि ये 1/4πε0 नहीं है, 4πε0 है, तो इधर रिवर्स हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो अर्थ का कैपेसिटेंस है वो अप्रोक्सीमेट आपका इतना निकल कर आएगा। सोचो, माइक्रोफेरेड पिकोफेरेड में भी कई बार निकल के आ जाता है। तो मतलब ये मान लो कि 711, समझ रहे हो, 711 अपने पास माइक्रोफेरेड आपका अर्थ का कैपेसिटेंस होगा। दैट मीन्स अर्थ इज अ बिग कैपेसिटर। अर्थ भी अपना बहुत अच्छा कैपेसिटर है, ठीक है? और कैपेसिटर का तो तुम्हें पता ही है, टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन अपोजिट प्लेट्स, ठीक है, अपोजिट नेचर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी, या फिर मेरे पास है ना एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एज ए मतलब डाइपोल की तरह बिहेव बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 2 सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर वाले चार्ज जब ये एक प्लेट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। देखो 2 सेम मैग्नीट्यूड का मतलब मान लो इधर 4 प्लस है, इधर क्या है बेटा 4 माइनस, तो 4 प्लस और 4 माइनस का मतलब इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट अपोजिट नेचर, ठीक है, दोनों का नेचर अपोजिट है। तो अगर वो प्लेट्स पे स्टोर कर लिए जाएं प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद जो दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बन रही है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। इसी को ही तो क्या बोला जा रहा है भाई? कैपेसिटर बोला जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखना, आइसोलेटेड के लिए कई बार इसका फॉर्मूला निकल कर आता है, और फिर अपन अर्थ का कैपेसिटेंस भी पूछ जाए तो इस तरीके से निकालना है। तो ये टॉपिक भी अपना चलो डिस्कस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, लास्ट अपने पास ये आ जाता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ भाई देखो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पीपीसी, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होता है स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल हो सकता है। एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो सिलेंड्रिकल हो सकता है। एक होता है रेक्टेंगुलर कैपेसिटर, तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। लेकिन स्पेरिकल वाला तो हमने ये पढ़ लिया, आइसोलेटेड स्पेरिकल। सिलेंड्रिकल और आपका रेक्टेंगुलर दोनों कोर्स में नहीं है। हाँ, रेक्टेंगुलर स्लेब वाला सीन है, लेकिन रेक्टेंगुलर कैपेसिटर नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जरूर आपका कोर्स में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्कशन करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, इसका लास्ट में जाते जाते तुमको एक चीज़ बता देते हैं कि सिंबल ऑफ कैपेसिटर जो होता है, देखो 2 तरह के सिंबल होते हैं। कैपेसिटर का प्रॉपर सिंबल ये होता है बेटा, है ना, ये वाला सिंबल दिख रहा है सबको, एक इसका पॉजिटिव एंड हो गया, एक नेगेटिव एंड हो गया, और दोनों पैरेलल प्लेट्स हो गई। ये कैपेसिटर केवल कांस्टेंट के लिए जाएगा, जो जिसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा उसके लिए होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ एरो लगा दिया तो अब वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है।
तो इसका मतलब अब कांस्टेंट नहीं है, अब ये कैपेसिटेंस क्या करेगा, वेरी करेगा, तो उसको वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल भी कहते हैं अपन। ठीक है, तो सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस का डिस्कशन हो गया, टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस का डिस्कशन हो गया, जिसका स्पेशल जो पॉइंट है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।